नमस्कार, बात मुद्दे की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक मित्तल। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात निजीकरण की हो रही है। आज सवालों की शुरुआत निजीकरण से करते हैं। जागो पार्टी ने एक वादा किया है कि जब देश में निजीकरण होगा तो ट्रेन में बेहतर सुविधाएं होंगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये सब क्या है, कैसे हो पाएगा ये सब? आप विस्तार पूर्वक बता पाएंगे प्लीज? आप ट्रेनों से सफर करते हैं जी बिल्कुल। और ट्रेन के सफर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको? रिजर्वेशन में। हालत ये है कि अगर आपको बॉम्बे से अगर दिल्ली जाना पड़े आपको जी तो 2-3 महीने से पहले आरक्षण नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हालत ऐसी होती है। जी निजीकरण से 24 घंटे बिजली और बेहतर ट्रेन सेवाएं कैसे मिलेगी? मैं इसके लिए एक आप बीती बताना चाहता हूँ। 15 साल पहले जब मैं विजयवाड़ा में था, उस समय एक दिन मेरे भाई का फोन आया जो असम में थे, और ये एक दुखद समाचार था कि हमारी माँ गुजर गई थी। हमें तुरंत असम जाना था। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बड़ा भाई और भाभी, हम लोग चारों रेलवे स्टेशन चले गए और हमें पता चला कि चेन्नई से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन सुबह 3 बजे आती है। मैंने टीटी से संपर्क किया और टीटी ने कहा कि भैया 1000 रुपये लगेंगे। मैंने 1000 रुपये उसके हाथ में पकड़ा दिए, लेकिन जो ट्रेन 2 बजे आने वाली थी वो ट्रेन 8 बजे आई और ट्रेन एकदम फुल थी। हम लोग ऊपर से फुल। फिर हम लोग जैसे तैसे करके बाथरूम के पास बैठ गए और मैं हर 1 घंटे बाद जाके टीटी से बात करता रहा कि भैया मेरी सीट क्या होगी, और वो टीटी बोला और रुको और रुको और रुको, लेकिन सीट हमें नहीं मिली। 7 घंटे इसी तरह बाथरूम के पास बैठे बैठे हम विशाखापट्टनम पहुंच गए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मेरे बड़े भाई थे वो दिल के मरीज थे और भाभी को भी बहुत सारी बीमारियां थी और वो बैठ नहीं सकती थी। फिर भी उस हालत में हम लोग बैठते हुए 7 घंटे की जर्नी करने के बाद विशाखापट्टनम पहुंचे। तब टीटी वापस मेरे पास आया और बोला कि सॉरी, मैं आपको सीट नहीं दे सकता, गाड़ी एकदम फुल है। फिर नया टीटी आया, हमने उससे रिक्वेस्ट की। फिर 2-3 घंटे बाद उस टीटी ने हमें 4 सीटें मुहैया करवाई। उसके बाद की जर्नी काफी अच्छी थी। ये यात्रा इतनी दुखद थी कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ये रेलवे हमारे देश के लिए लाइफ लाइन है। जिस तरह हमारे बॉडी में खून बहता है वैसे ट्रेन बहती है। ट्रेन देश के लिए जरूरी है, लेकिन क्यों ट्रेनों की ये हालत है? लोकल ट्रेनों में अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जनता जानवरों की तरह भरी जाती है। लोग कहते हैं कि इसका कारण है पॉपुलेशन, जनसंख्या। लेकिन अगर कारण जनसंख्या हो इस चीज का, तो बसों में टिकट क्यों मिल जाती है? बिल्कुल सही। कारें क्यों मिल जाती है? हमें टैक्सी क्यों मिल जाती है? फ्लाइटों में टिकट क्यों मिल जाती है? इसका कारण जनसंख्या नहीं है। इसका एकमात्र कारण है रेलवे के ऊपर सरकारी शिकंजा, रेलवे पे सरकारी कंट्रोल। रेलें सरकार चलाती है, बसें निजी ऑपरेटर, प्राइवेट कंपनियां चलाती है। जब जब बसों की कमी होती है, बसों की डिमांड बढ़ती है, और नई बसें लाके चला देती हैं। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट क्या करता है? जब जब डिमांड बढ़ती है वे ब्लैक करना चालू कर देते हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है तत्काल। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हम महंगे रेट में इसको बेचेंगे। तो ये सरकारी चंगुल सब प्रॉब्लम की जड़ है। आपको याद होगा इसके पहले टेलीफोन सेवाओं में ऐसे हुआ करता था, एक टेलीफोन लेने के लिए 5 साल का समय लगा करता था। बिल्कुल सही बात। और उस समय एक एसटीडी, जयपुर से कलकत्ता एसटीडी करने के लिए 32 रुपए 1 मिनट के दिया करते थे। और हम लोग रात को 11 बजे पे इंतजार किया करते थे कब नंबर आएगा, कि उस समय कुछ डिस्काउंट मिला करती थी रात को 11 बजे फोन करने के लिए। लेकिन आज आप कोई भी फोन आप 5 मिनट में ले सकते हो, केवल 5 मिनट में। और एसटीडी का दाम 32 रुपए से घट के हो गया केवल 32 पैसे। और जो टेलीफोन उस समय केवल इक्के दुक्के घरों में हुआ करता था, आज सब लोगों के पास लगभग सभी हाथों में आज टेलीफोन पहुंच गया है। 1991 में टेलीफोन की संख्या थी देश में 25 लाख और आज ये संख्या हो गई है बढ़कर के 80 करोड़। और इसका एकमात्र कारण है निजीकरण। टेलीफोन में निजीकरण के कारण आज हर जगह टेलीफोन पहुंच गया है और आज भारत की टेलीफोन सेवाएं संसार की सबसे अच्छी टेलीफोन सेवा में मानी जाती है, अमेरिका से भी बेहतर। और पूरे संसार की सबसे बढ़िया टेलीफोन सेवाएं हमारे देश में हैं आज की तारीख में। इसी तरह अगर बिजली विभाग का निजीकरण हो जाए, इसी तरह अगर ट्रेन का निजीकरण हो जाए,
तो हमारे देश में बिजली हमें मिलेगी 24 घंटे, और वो भी सस्ते दामों पर, और हर गांव में, हर शहर में बिजली मिलेगी। गांव में उद्योग लगेंगे, बच्चे टीवी देखेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, शिक्षा बढ़ेगी, कृषि का विकास होगा और देश एकदम आगे बढ़ता जाएगा। ट्रेनें जो अभी धीरे धीरे चलती है, बहुत जल्दी हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आ जाएगी जो 300 से 400 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए लगेगा केवल 1 घंटा, टिकटें जब चाहो तब मिलेगी। ये सारी चीजें अगर निजी क्षेत्र में आ जाती है तो बहुत जल्दी सुविधाएं बढ़िया मिलेगी हमें, और वो भी सस्ते दामों पर। इसलिए जागो पार्टी का कहना है कि इन सब चीजों के ऊपर, चाहे बिजली हो, चाहे टेलीफोन विभाग हो, या बैंक हो, या इंश्योरेंस हो, या एयरलाइंस हो, सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना। सरकार अपनी सरकार चलाए, बिजनेस ना करे कहीं पर। सरकार अगर बिजनेस करेगी तो एक तो जनता को तकलीफ होगी, महंगे रेट में सेवाएं मिलेगी, और दूसरा भ्रष्टाचार होगा दुनिया भर का। इसलिए जागो पार्टी की नीति है कि निजीकरण से 24 घंटे बिजली और आरामदायक ट्रेन सेवाएं। तो दीपक जी, आप चाहते हैं कि सरकार व्यापार ना करे, जी हाँ, सरकार चलाए। जी हाँ। लेकिन आपने या आपकी पार्टी ने ये भी सोचा है कि जब निजीकरण होगा देश में तो जो सेवाएं हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आपने खुद ही टेलीफोन के मामले में देखा, सरकार जो एसटीडी के 32 रुपए लिया करती थी, वो प्राइवेट कंपनियां उसी एसटीडी को 32 पैसे में देना चालू कर दी, 32 पैसे से भी कम। तो क्योंकि सरकारी कर्मचारी या जो सरकारी महकमा है, काम करने का तरीका है, तो भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट होने के कारण महंगा हो जाता है। दूसरा, में इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। जो आदमी प्राइवेट निजी कंपनियों में जो काम एक आदमी करता है, सरकारी कर्मचारी 4 आदमी करते हैं उसको करने के लिए। तो सरकारी सेवाएं महंगी ही रहेगी आप आदमी के लिए, कभी सस्ती नहीं हो सकती। लेकिन अगर निजीकरण से इतने ही फायदे हैं दीपक जी, तो दूसरी पार्टियां इसे फॉलो क्यों नहीं करती? उनके एजेंडे में क्यों नहीं है ये निजीकरण की बात? देखिए, ये जो विभाग है, विभिन्न सरकारी विभाग है, जैसे कि रेलवे है, बिजली विभाग है, बैंक है, इन सारे विभागों से नेताओं को कमाई होती है, गैर कानूनी कमाई। ये बात सही है। तो ये नहीं चाहते कि दुधारू गाय हमारे हाथ से निकले, हमारे चंगुल से निकले। अगर रेलवे हाथ से निकल गई तो रेलवे के द्वारा जो कमाई होती है वो निकल जाएगी। बिजली विभाग हाथ से निकल गया तो उसमें जो कमाई होती होगी भर्ती में, प्रमोशन में, परचेजेज में, वो निकल जाएगी। तो कोई भी नेता नहीं चाहता कि मेरी कमाई निकले, इसलिए ये लोग निजीकरण नहीं करना चाहते। अगर निजीकरण करेंगे तो एक तरफ तो जनता को अच्छी सेवाएं मिलेगी, बढ़िया सेवाएं मिलेगी, सस्ते दाम पे मिलेगी, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी कम होगा। इसीलिए सरकार को बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो व्यापार करे। सरकार केवल एडमिनिस्ट्रेशन करे, कंट्रोल करे, शासन करे, व्यापार ना करे। बैंक चलाना, बिजली सेवाएं, रेल सेवाएं, एरोप्लेन सेवाएं, इंश्योरेंस सेवाएं, ये सब बिजनेस है जो कि निजी कंपनियों पे छोड़ देना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। अच्छा दीपक जी, ये तो आपने गिनाए निजीकरण के फायदे, लेकिन आपने इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी सोचा है? अगर निजीकरण होगा तो सरकारी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, या बीमा विभाग में काम करते हैं, या डाकखाने में काम करते हैं, या सरकार के किसी भी विभाग में लोग काम करते हैं, तो वो लाखों कर्मचारी कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, जब टेलीफोन विभाग का निजीकरण हुआ, पहले केवल एक सरकारी विभाग था टेलीफोन, बाद में निजी कंपनियां बहुत सारी आ गई। तो इन लोग जो नई कंपनियां आएगी, इन्हें भी तो कर्मचारी चाहिए, इन्हें भी एक्सपीरियंस, अनुभव वाले कर्मचारी चाहिए, और ये कर्मचारी वहीं से आएंगे जहां अनुभव होगा। तो ये पहले से ही कर्मचारियों का अनुभव है और ये प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन कर सकती हैं। निजीकरण के बाद जहां 50 लाख टेलीफोन थे और अब 80 करोड़ हो गए, तो इसका मतलब जो काम बढ़ गया, इतने सारे टेलीफोन हो गए, तो रोजगार भी ज्यादा लोगों को मिला। ऐसा नहीं हुआ कि निजीकरण के बाद एक भी टेलीफोन कर्मचारी को इस्तीफा देना पड़ा हो या हटाया गया हो, बल्कि काम ज्यादा लोगों को मिला क्योंकि टेलीफोन ज्यादा लोगों के पास हो गई। इसी तरह बिजली जब घर घर में जाएगी, गांव गांव में जाएगी, तो ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो नौकरी तो किसी की नहीं जाएगी, बल्कि इन्हीं लोगों को और ज्यादा तनख्वाह पर निजी कंपनियां रखेगी। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि किसी की नौकरी जाएगी। अभी देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर में आ गया, उससे किसी की नौकरी नहीं गई। टेलीफोन विभाग से किसी की नौकरी नहीं गई। एयरलाइंस इतनी खुल गई, किसी की नौकरी नहीं गई एयर इंडिया में। तो जितना सरकार आजादी देगी, खोलेगी अपने विभागों को, उतने ज्यादा जनता को फायदा होगा। नौकरियां किसी की नहीं जाने वाली उससे।
तो आपका ये मानना है कि नौकरियां किसी की जाने वाली नहीं? बिल्कुल नहीं। दीपक जी, अब बात करेंगे आपके एक दूसरी नीति की, जो प्रमुख नीति है जागो पार्टी की। तो आपका ये मानना है, आपकी ये नीति है कि सभी मतदाताओं को 800 रुपया दिए जाएंगे और जितनी भी सब्सिडी हैं वो सब सब्सिडी बंद की जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये देश आपसे जानना चाहता है कि ये पैसा जो 800 रुपये आप मतदाता को दोगे, ये पैसा आप कहाँ से देंगे? और सब्सिडी बंद करने से क्या दुष्प्रभाव होंगे या क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या बुराइयाँ होंगी? इस पे आप प्रकाश डालेंगे प्लीज। बिल्कुल। देखिए, आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पूरे देश में ऐसे राशन के चावल, दाल, केरोसिन, एलपीजी, खाद, इन सब के ऊपर सरकारें साल भर में 400 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करती है। 400 लाख करोड़ रुपए, जो एक बहुत बड़ी रकम होती है। और सबको मालूम है कि जो चावल और दाल और जो चीनी और जो केरोसिन आम जनता के लिए राशन के द्वारा बांटा जाता है, उसमें आधा से ज्यादा सामान रास्ते में गायब हो जाता है। वो भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे दुकानदार हो। आम जनता तक तो आधा सामान भी नहीं पहुंचता, आधे से कम पहुंचता है। तो जागो पार्टी ने ये जो रकम है 4 लाख करोड़ रुपए, और हमारे देश में मतदाता हैं 40 करोड़ मतदाता वोट डालते हैं जो। तो अगर हम इस पूरे पैसे को इन मतदाताओं में बांटते हैं तो एक मतदाता को मिलते हैं 10,000 रुपए सालाना, यानी कि 800 रुपए प्रति माह। तो जागो पार्टी ने ये कहा कि आप जो चावल, दाल, गेहूं, केरोसिन देते हो, जिसकी चोरी हो जाती है रास्ते में, उसको मत दो और रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में जमा करा दो। आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना है, कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और हर एक तारीख को हर एक मतदाता को 800 रुपए उसके खाते में जमा हुए मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है बीच में, सीधा कंप्यूटर से ट्रांसफर हो रहा है। तो हर एक मतदाता को, हर एक नागरिक को 800 रुपए महीना मिलेंगे। और जिनका 4 लोगों का परिवार होगा, 4 मतदाताओं का परिवार होगा, कोई गरीब परिवार, उससे 3200 रुपए प्रति माह मिलेंगे। उस परिवार को उससे काफी सुकून मिलेगा, काफी सहायता मिलेगी, उसकी गरीबी काफी हद तक दूर होगी। दीपक जी, लेकिन ये 800 रुपए मतदाताओं में ही क्यों, सबको क्यों नहीं? देखिए, इसके पीछे एक कारण है। जब मतदान होते हैं उस समय वहां पर विभिन्न पार्टियों के लोग उपस्थित होते हैं जो मार्क करते हैं कि इसने वोट डाला और इसने नहीं डाला। इसके अलावा वहां पर इलेक्शन कमीशन के आदमी होते हैं और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है इलेक्शन की। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसने वोट डाला और किसने नहीं डाला, ये इतने लोगों की उपस्थिति में होता है कि बाद में उसको बदली करना मुश्किल हो जाता है, यानी भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाती है यहाँ पर। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, शाम तक पता चल जाता है कि 50% वोटिंग हुई या 55% हुई। किसी पोलिंग बूथ पर 800 वोटर है तो 400 लोगों ने डाला, 425 ने डाला, वो डाटा डिक्लेयर हो जाता है। तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इससे। दूसरा, जब हम केवल मतदाताओं को देंगे तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि वोट नहीं डालता, जो वोटिंग वाले दिन घर पे बैठा रहता है। हम चाहते हैं कि देश की ज्यादा से ज्यादा जनता वोट डाले ताकि देश में लोकतंत्र मजबूत हो। तो ऐसा करने से ज्यादा लोग वोट डालने को आएंगे और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, अच्छे लोग चुन करके आएंगे और भ्रष्टाचार कम होगा उससे। लेकिन दीपक जी, अब सवाल ये उठता है कि आप जो वकालत करते हैं 800 रुपए प्रति मतदाता वितरित करने की, तो उसमें तो जो बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, उन मतदाताओं में सभी लोग आ गए, करोड़पति भी और अरबपति भी। तो ये पैसा अमीरों को भी क्यों, सिर्फ गरीबों को क्यों नहीं? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मंदिर है, उस मंदिर में 10 लोगों ने प्रसाद लगाया और वो प्रसाद 100 लोगों के बीच में बांटा गया। तो मैं पूछना चाहूंगा, जिन लोगों ने प्रसाद लगाया उन्हें प्रसाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए, भगवान की कृपा सब पे होनी चाहिए। कृपा होनी चाहिए। जो 10 लोगों ने जिन्होंने प्रसाद के ऊपर पैसा खर्चा किया उन्हें भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो ये जो पैसा जो बांटा जा रहा है, जो गरीबों में आप बोल रहे देने की बात, ये पैसा है किसका? आम जनता का है, जिससे टैक्स के रूप में पैसा लिया गया है। और जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे सरकार ने ज्यादा टैक्स लिया है। अगर हम एक आदमी से हजारों लाखों रुपए टैक्स के लेते हैं और उसे 800 रुपए बदले में दे देते हैं, तो सरकार ने कोई सहायता नहीं की, बल्कि उसका पैसा, थोड़ा पैसा उसको वापस लौटा दिया। दूसरा, अगर हम ये नियम बनाएं कि ये पैसा केवल गरीबों को दे दिया जाएगा, तो हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है कि पैसे वाले तो रिश्वत दे करके गरीब बन जाएंगे और गरीब क्योंकि रिश्वत नहीं दे पाएंगे
इसलिए उन्हें योजना का फायदा नहीं मिलेगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। अगर इन इस योजना को सिंपल रखते हैं कि जो भी वोट डालेगा उसे 800 रुपए मिलेंगे, तो इससे भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। तीसरा कारण एक और भी है, आप अगर ये कहोगे कि जो कमाता ज्यादा है उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो बहुत से लोग जानबूझकर गरीब बने रहेंगे कि मैं कमाने लग गया तो 800 रुपए हाथ से चले जाएंगे मेरे, तो बेहतर मैं गरीब बना रहा हूँ, आराम से आ रहे हैं पैसे। हाँ, वो पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेगा वो। इन 3 कारणों से हमने 800 रुपए का जो वितरण है ये सभी मतदाताओं के लिए रखा है। जी, तो दीपक जी, अब आपकी जो ये योजना है इसके जो बीच में एक समस्या आ सकती है वो है गांव वाली समस्या। आप जानते हैं देश की ज्यादा आबादी गांव में बसती है और गांव में ज्यादातर लोगों के पास में बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो उन परिस्थितियों में आप कैसे 800 रुपए मतदाताओं में वितरित करवाएंगे? देखिए, गांव में आज भी जो नरेगा स्कीम लागू है, मनरेगा स्कीम जो लागू है देश में, उसका भुगतान भी पोस्ट ऑफिस खातों के द्वारा होता है। तो अगर बैंक नहीं है तो पोस्ट ऑफिस खातों के द्वारा भी इसका पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फोन के द्वारा भी भुगतान हो सकता है। सरकार स्पेशल एटीएम कार्ड बना के भी दे सकती है, जो एटीएम में जाए, कार्ड लगाए और पैसा निकाल ले अपना। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है आजकल। रुपयों का वितरण करना कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम होगा। अगर सरकार निश्चय कर ले तो ये काम बिल्कुल आसान होगा। और मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये जो बात कही है इस नगर सब्सिडी की, कैश सब्सिडी की जो बात जागो पार्टी ने कही है, इसी बात की वकालत जो हमारे प्रमुख सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार देश के, कौशिक बसु, उन्होंने भी कहा है कि सरकार को अनाज, चावल, खाद नहीं देकर के कैश सब्सिडी देनी चाहिए। और तो और हमारे पूर्व वित्त मंत्री जो भी प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी कहा है कि सरकार को नगद सब्सिडी देनी चाहिए, कैश सब्सिडी देनी चाहिए। तो ये आइडिया केवल जागो पार्टी का नहीं है, ये बहुत सारी पार्टियां इस ओर बढ़ रही है। और जिस दिन देश में कैश सब्सिडी आ जाएगी, भ्रष्टाचार पे काफी हद तक लगाम लगेगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल दीपक जी, अगर सब्सिडी बंद हो जाएगी, सरकार अगर सब्सिडी देने बंद कर दे, तो इससे जिन करोड़ों गरीबों को, दीन दुखियों, निर्धनों को जो सहायता उपलब्ध हो जाया करती थी वो बंद हो जाएगी और इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या आपने सोचा है कि इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं सब्सिडी? देखिए, जो फायदे मिल रहे हैं आज की तारीख में, वो फायदे काफी कम हैं। अगर एक परिवार को गांव में 3200 रुपए महीने मिलते हैं, जिसको कि 4 मतदाता जिसके परिवार में हैं, और राशन की दुकानों के द्वारा चावल, गेहूं और केरोसिन के द्वारा जो सहायता मिलती है, वो सहायता मुश्किल से 1000-1200 रुपए महीने की होती है। तो उस आदमी को भले ही 1200 रुपए की हानि होगी, क्योंकि उसे सहायता राशि नहीं मिल रही है। पहले जो राशन की दुकान में जो सामान मिलता था वो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको 2000-2500 रुपए की बचत होगी। शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी पे मिलता है। हो सकता है एलपीजी का दाम 200-300 रुपए बढ़ जाए, लेकिन फायदा तो 3200 रुपए का है उसका। तो हर हालत में जो भी नुकसान उसका होगा, उससे फायदा बहुत ज्यादा है। 3200 में हो सकता है 500-700 उसके कम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जब आप जोड़ोगे तो हर एक फैमिली को फायदा ज्यादा ही होगा, क्योंकि जो पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा था वो पैसा जनता की जेब में जा रहा है। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि जनता को इससे हानि होगी। एक ऐसी योजना है जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। दीपक जी, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? मेरा देश के लोगों से और राजस्थान के लोगों से विशेषतः निवेदन है कि जागो पार्टी का समर्थन करें, ताकि हम भारत को एक संपन्न और सुंदर राष्ट्र बनाएं, जहां हम गर्व से कह सकें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दीपक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक मित्तल। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।